Assalamu alaikum, guys. This is me, Minhal Siddiqui, and welcome to episode 2 of the podcast series. And today we have Sinan Ali with us. And Assalamu alaikum, Sinan. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? Alhamdulillah. आप सुनाए क्या हाल शुक्र चाल अल्लाह है? का, ठीक ठाक। ओके सिनान, तो आप एक डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट है, बिल्कुल। तो फ्रीलांसिंग की फील्ड में आए हुए आपको कितना अरसा हो गया, या मतलब आप अपनी जर्नी शेयर करें कि आपने कैसे स्टार्ट किया और अब आप कहाँ पे हैं? मुझे तकरीबन आज से मैंने 2.5-3 साल पहले स्टार्ट किया था। मैंने 2019 के मिड में आ गया स्टार्ट किया था। और शुरू तो मैंने बेसिकली किया था, मैंने फेसबुक एड्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का तो क्योंकि उस दौर में और अब भी आज भी आ गया इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन तब तो खैर बिल्कुल नहीं थी। तब तो कोई कोर्स वगैरह इससे रिलेटेड नहीं था। तब खुद ही यूट्यूब पर बहुत कम डिजिटल क्रिएटर्स थे, वो भी पाकिस्तानी लोकल क्रिएटर्स कोई नहीं थे। बाहर के कुछ क्रिएटर्स थे जिन्होंने रिलेटेड कुछ वीडियोस बना रखी थी, तो उनकी वीडियोस देखकर हिट एंड ट्रायल करके खुद कर करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीखी थी। और उसके अलावा फेसबुक एड्स का मैंने एक कोर्स किया था। तो तब मैंने ये दोनों सर्विसेज स्टार्ट की थी और मैंने उस टाइम स्टार्ट किया था, अपवर्क से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे वालिद साहब का अकाउंट था अपवर्क का ऑलरेडी। उन्होंने किसी दौर में बनाया था, उन्होंने उस पर काम शाम नहीं किया था, तो मैंने अपवर्क से उस पर स्टार्ट किया। तो मुझे उस पे क्लाइंट्स तो 1 से 2 मिले थे, मगर अपवर्क मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स थे और थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स काम लग रहा था। तो मैंने अपवर्क के खैर 1-2 क्लाइंट्स पूरे करके उसके बाद मैं फाइवर पर आया और फाइवर पर फिर मैंने अपना अकाउंट बनाया और फाइवर पे फिर मैंने स्टार्ट किया। ये नहीं, फेसबुक एड्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से स्टार्ट किया था और फिर साथ-साथ मज़ीद स्किल्स आती रही। मैं अमेज़न की फील्ड में थोड़ा एक्सप्लोर किया, ओवरऑल इंटरनेट को मज़ीद एक्सप्लोर करता गया। फिर उसके बाद 2020 आज से तो एक जैसे बूम सा आया है फ्रीलांसिंग का और डिजिटल काम का सारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ आ गए, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स आ गए और उनके अपने-अपने कोर्सेज़ है वो। तो फिर और चीज़ें सीखी और साथ-साथ ऐड ऑन होते गए। उसके अलावा मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे से पहले ही काम कर रहे हैं। वो बेसिकली उनकी एक्सपर्टीज़ है और उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में भी वो करते रहते हैं। तो उनके साथ मिलकर फिर उनकी एक्सपर्टीज़ थी, कुछ मेरी थी, फिर हमने कुछ और लोगों को अपने साथ ऐड किया। फिर हमारे पास फाइवर अकाउंट ज़्यादा हो गए और फिर बेसिकली अब राइट नाउ आई एम वर्किंग एज़ एन एजेंसी। दैट्स ग्रेट। तो आपकी एज क्या थी जब आपने स्टार्ट किया था? उस टाइम अभी 15 का नहीं हुआ था, मैं 14 था तकरीबन, 15 का होने वाला था। age 13 you started यप, यप। in such a young age. So like क्या मोटिवेशन थी आप एज में कि भाई फ्रीलांसिंग की तरफ आना है या मुझे कुछ कमाना है, तो लाइक उस एज में क्या मोटिवेशन थी ऐसी? मोटिवेशन तो बेसिकली नीड थी। मैं कोई भी थी, मुझे मोटिवेशन वाज़ मनी इटसेल्फ। मुझे था कि बस मुझे पैसे कमाने हैं और उसके अलावा क्योंकि बचपन से अब्बू को और भाई को देखा था कि वो कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, मैंने कहा यार मैं भी कंप्यूटर से रिलेटेड ही कुछ करता हूँ। तो बस इसी तरह से स्टार्ट किया और मेरे अब्बू का इसमें बहुत बड़ा उनकी सपोर्ट थी और उसके अलावा मेरे चाचू हैं, उन दोनों ने बहुत सपोर्ट थी क्योंकि वो कोई मुझे कंप्यूटर चाहिए हो, लैपटॉप चाहिए हो, कोई वाईफाई कनेक्शन चाहिए हो, कोई किसी किस्म का कोई मसला हो, तो दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट। That's great, माशाल्लाह। तो लाइक मतलब आपने बिल्कुल स्टार्ट में as you are saying कि फाइनेंशियल इश्यूज थे थोड़े से, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आते हैं, कुछ होते हैं जो कि ऐसे ही अपनी अंदर उनकी कोई मोटिवेशन होती है वो आते हैं। तो व्हाई डिड यू चूज डिजिटल मार्केटिंग एज योर नीश? वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे इतना मुझे कुछ पता तो था नहीं कि और क्या-क्या स्किल्स होती हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता। बट ये था कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मुझे चाचू और अब्बू की बहुत सपोर्ट थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, ये ऐसी निश है कि जो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो कर रही है और करती जाएगी और मज़ीद करेगी आने वाले चंद सालों में, और अभी भी कर रही है। जैसे हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कर रही है और आगे मज़ीद करेगी। डिजिटल इतनी वास्ट टर्म है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं, मज़ीद आगे होती रहेंगी। जिस तरीके थे, आज शायद वो इतने जो हैं असर उनका ना हो जितना नए तरीकों का है, और उसके बाद नई चीज़ें आती रहेंगी। तो इतना मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद आगे जाके अब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी थोड़ी बहुत सीखी, अब वो भी करता हूँ। उसके अलावा मेरी टीम में वीडियो एडिटिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि अब तो एजेंसी के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो अब ओवरऑल जितनी भी काफ़ी ऑलमोस्ट हर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है।
ठीक है। तो लाइक आप उस टाइम पे स्टडी भी करते होगे जब आपने स्टार्ट किया था, हाँ, राइट? मेरा उस टाइम तो ओ लाइक लेवल चल। ओके, तो आपने भी ओ लेवल्स किया है, माशाल्लाह, जी दैट्स ग्रेट। तो उस टाइम पे मतलब अपने पेरेंट्स को आपने किस तरह मतलब अग्री किया कि भाई मुझे पढ़ाई के अलावा भी कुछ करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि फ्रीलांसिंग करने में बहुत टाइम की जरूरत होती है, तो क्या आपने बिल्कुल। कैसे परसुएट किया उन्हें? जैसे मैंने मेंशन किया कि क्योंकि मुझे सिर्फ शौक नहीं था, या शौक से ज्यादा ही शायद जो है वो मुझे नीड थी, और अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो और मेरे अब्बू ही वाज अवेयर ऑफ ऑल ऑफ इट कि ये सारी जितनी भी ये फील्ड है, ये आगे बहुत ग्रोइंग फील्ड है और आगे इसी चीज़ का दौर है, डिजिटल दौर है सारा। तो मी पर्सनली आई डिडंट फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज इन कन्विंसिंग माय पेरेंट्स, बट हाँ, बीच में जब शुरू-शुरू में पैसे बनना स्टार्ट होते हैं तो वो एक जज़्बा चढ़ता है कि नहीं, जब मैं पढ़े बगैर भी सब कर सकता हूँ तो पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। तो मुझे भी वो एक झटका तो आया था कि नहीं, मैंने आगे पढ़ना नहीं है। लेकिन फिर अब डिग्री की नोट वेरी राइट कि पैसे कमाने का डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन डिग्री की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगेन डिग्री की इम्पोर्टेंस को स्किल से मैच नहीं करना चाहिए, लेकिन डिग्री की अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस तो है। एग्जैक्टली, तो आपका ओ लेवल्स कंप्लीट हो गया? जी, जी, मेरा अभी ए लेवल्स बस थोड़ा-सा रह गया है। माशाल्लाह, तो ए लेवल्स कॉलेज से करें या प्राइवेट? मैं कॉलेज से चलिए, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं इस्लामाबाद से। ओके, ओके। एंड कैन यू टेल अस द स्टोरी ऑफ योर लाइक फर्स्ट सैलरी, वो जो उसकी खुशी थी, या कैसे आई वो फर्स्ट सैलरी, या बल्कि आप हाँ, एक काम करें, पहले क्लाइंट कैसे गेट किया और फिर फर्स्ट सैलरी कैसे आई? पहला क्योंकि अपवर्क से स्टार्ट किया था, तो अपवर्क में मैंने 2 क्लाइंट के साथ काम किया और वो दोनों की पैसे जो हैं, दोनों की सैलरी जो है वो मुझे मिल ही नहीं सकी। क्योंकि मुझे तो उसका बैंक अकाउंट अटैच करना और पेपाल, जो क्योंकि अब भी नहीं है पाकिस्तान में, और वो सारे में मुझे इतना मसला और था, पता नहीं क्या, तो मुझे बस अपवर्क की जो मेरी पहली थी वो मुझे नहीं मिल सकी। उसके बाद फाइवर पे जब मैंने स्टार्ट किया, तो एक कैनेडियन क्लाइंट थी और वो आज भी मेरे साथ काम कर रही हैं। वो काफ़ी एक एजेड सी खातून थी, उनका एक बेसिकली फेसबुक ग्रुप था। तो उनको क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं फिर साथ-साथ मज़ीद स्किल्स ऐड ऑन करता गया, तब मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के माशाल्लाह एक्सपर्ट ऑफ इट। तो मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी है मैंने, फिर उससे रिलेटेड भी एक नहीं 2-3 गिग्स बनाकर फाइवर पे डाल दी। तो तब मुझे पहली अपनी क्लाइंट मिली थी और उनको बेसिकली इन्फोग्राफिक्स चाहिए थे, और उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनकी नीश थी, तो उससे रिलेटेड उनको 5 या आई गेस 7 इन्फोग्राफिक्स चाहिए थे। तो मैंने उस टाइम उनको बना के दिए थे इन्फोग्राफिक्स, और उन्होंने मुझे $10 पे किया था, और काफ़ी वो बहुत मैं खुश हुआ कि यार हैं, मैंने $10 कमाए हैं, ये वो। तो फिर उसके बाद जब वो वाला उनके साथ वो जॉब कंप्लीट हुई, तो तब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जो है वो मंथली बेसिस पर इन्फोग्राफिक्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म डील कर लें। फिर खैर उनके साथ अभी भी वो काम मेरे साथ कर रही हैं, तो अब मैं खैर उनको इन्फोग्राफिक्स के अलावा भी बेसिक सी वीडियोज़ भी उनको चाहिए होती हैं, वो भी उनको बना के दे देते हैं। उसके अलावा उनकी मार्केटिंग, उनकी सोशल प्रेज़ेंस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह ये सारा कुछ है वो हम ही कैटर कर रहे हैं अब। तो वो बेसिकली मेरी पहली क्लाइंट थी। ओके, तो आपने फर्स्ट अपने मतलब अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे का क्या किया था? उन पैसों का क्या किया था? उन पैसों का मैंने क्या किया था? आई थिंक मैंने पहले कोई विथड्रॉ नहीं किए थे। मैंने आई गेस काफ़ी सारे पैसे मैंने जमा करके अकाउंट मैंने की, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ओ लेवल्स का आखिरी ईयर चल रहा था, तो मैंने अपनी, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि देयर वर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल कैजुअलिटीज़, तो मैंने अपनी फ़ीस पे की थी। मेरे ओ लेवल्स के पेपर्स की फ़ीस थी 5, मेरे O3 के 5 पेपर्स थे, तो उनकी जो फ़ीस थी वो मैंने 3 साढ़े 3 महीने में ऑलमोस्ट सारी ही खुद जमा करके, तो वो मैंने पे की थी तब। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। और ओ लेवल की पेपर की फीस भी तो होती जाता है। हाँ, वो वन क्वेश्चन भी आइडिया है मुझे। अच्छा, बाय द वे, जो मतलब आपने कहा कि थोड़ी सी फाइनेंशियल नीड थी, तो आपने देख मतलब अपने पेरेंट्स को ऐसे ही जाके बता दिया कि हाँ भाई मैंने $10 कमाया, वो जमा करके एक अमाउंट बताई जाके कि नहीं, आपके बेटे मैंने ने इतना कमा लिया है? क्योंकि तब ये उन्होंने मुझे ऑप्शन दी थी कि तुम 1 साल ना एक्सटेंड कर लो, इस साल पेपर ना दो, तो वो मैंने कहा कि नहीं, मैं मुझे किताबों से जो है ना वो
आज भी खैर मैं दूर भागता हूँ कि मुझे बेसिकली मुझे ज़ाती तौर पे पढ़ने का कोई शौक नहीं है, मैं किताबों से आज भी बहुत दूर भागता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं भाई 1 साल मज़ीद मैं नहीं लगा सकता इनके साथ, तो आप लोग खुद कर लूँगा। और फिर उनको मैं बताता गया कि हाँ, बस मैं कर रहा हूँ और फिर जब सारे हो गए तो मैंने कहा मामा ये हो गए हैं तो अब कर लेते हैं इस तरह। तो एक मतलब जल्दी पेपर्स देना, पढ़ाई से भागने हाँ, की मोटिवेशन थी हाँ, आपके पास। हाँ, वो मोटिवेशन बिल्कुल थी कि बस मैंने जान छुड़ानी है। आपने ओ लेवल किस सब्जेक्ट में किया है, कॉमर्स में? मेरा बिज़नेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग था। कॉमर्स में, ठीक है, सही है। और मैं अभी आपके पास जैसे जब तो खैर आप $10 $15 के क्लाइंट उठा लोगे, अब अल्लाह माशाल्लाह से जैसे आपके पास टीम है, एजेंसी है, तो आपका एक ऐसा परचेज बताए जो आप बहुत प्राउड हो, आपने कहा यार ये मैंने खुद परचेज किया अपने पैसों से, क्या अम, चीज है वो? मैंने बेसिकली ऐसी चीज़ें परचेज़ जो कि मुझे हमारा काम है। मैंने लैपटॉप्स खुद परचेज़ किए, अपना फ़ोन की मुझे अच्छे फ़ोन की ज़रूरत थी, वो मैंने खुद किया और अभी रिसेंटली मैंने एक iMac जो है वो इम्पोर्ट करवाया। तो ये चीज़ें अभी तक मैंने इस कोई लायबिलिटी नहीं खरीदी कि जैसे मैंने गाड़ी ली है, मैंने बाइक ले लिया, तो ऐसी कोई चीज़ मैंने अभी तक नहीं की। बट अभी तक मैं अपने अंदर ही अपने काम में ही मज़ीद इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, दैट इज ग्रेट। और जैसे कि आपने अपनी एजेंसी का बताया, अपनी टीम का बताया, तो वो क्या मोटिवेशन थी कि अब मुझे टीम बना लेनी चाहिए या मुझे एजेंसी फॉर्म कर लेनी हम चाहिए? वो मोटिवेशन नहीं थी, वो ऐसे था कि क्योंकि काम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो रहा था। तो जब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैंने कहा कि भाई मैं नहीं करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि आई वाज़ अ टाइप ऑफ पर्सन कि मुझे शुरू से ये था कि मैंने पहली बात तो ये है कि 9 टू 5 के झंझट में नहीं फँसना है और उसके अलावा मुझे मुझे टाइम की फ्रीडम चाहिए। मैंने पूरा दिन बैठ के काम नहीं करना है, तो वो कुछ ऐसी ही सिचुएशन बन गई कि मैं पूरा दिन बैठ के काम कर रहा होता था। तो वो मैंने ना और हमारे यहाँ कई फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं, जिनको जब स्टार्ट हो जाते हैं लेवल 1, लेवल 2 अच्छे फ्रीलांसर बन जाते हैं और उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा काम होने लगता है, तो वो दिन में 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ से निकलने के लिए फिर मैंने कहा कि यार मैं अब क्या करूँ? तो मैंने आउटसोर्सिंग शुरू कर दी। मुझे काम आता था, मैं दिन में खुद कोई 1 से 2-3 घंटे बस मैक्सिमम इतना काम करता था, बाकी जितना काम आता था मैं फाइवर पर ही लोगों को आउटसोर्स कर देता था। जो नए सेलर होते थे ना फाइवर पर, उनके चार्जेज़ वगैरह भी कम होते थे और उसके अलावा किसी की भी गिग को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि यार इसका क्या सीन है, क्या डू यू थिंक ही इज़ वर्थ द मनी? तो इस तरह बस मैं आउटसोर्सिंग मैंने स्टार्ट कर दी। फिर जब मैंने आउटसोर्सिंग स्टार्ट करी तो वो एक बड़ा मज़े का मेरा निज़ाम बन गया। फिर मुझे इस तरह एक बंदा मिला एक फेसबुक ग्रुप से, उसके साथ मैंने पार्टनरशिप कर ली कि यार मतलब एक गिग के लिए मैंने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली कि मुझे फेसबुक एड्स का जो भी काम आएगा, वो सारा काम तुम करोगे और जितने का भी वो ऑर्डर होगा 40% उसका तुम रखोगे, 60% उसका मैं रखूँगा। क्योंकि वो मेरा क्लाइंट है, मेरे पास ऑर्डर आ रहा है। तो ऐसे आउटसोर्सिंग करता गया। फिर कुछ 1-2 लोग ऐसे थे जिनको जो फुल टाइम मेरे साथ हो गए कि जो भी मेरा इस चीज़ का काम हुआ था वो करते थे। जब ऐसे करते-करते अभी भी मेरी फिज़िकल एजेंसी कोई नहीं है। अम, प्लान तो है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब भी स्टार्ट की है, टिकटॉक और यूट्यूब भी मुझे अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है स्टार्ट किए हुए। तो अब हो सकता है कि किसी फिज़िकल ऑफ़िस या फिज़िकल एजेंसी की तरफ मूव करूँ जिसमें एक स्टूडियो टाइप की कोई ऐसी चीज़ बनूँ। बट अभी तक जो है वो डिजिटली ही जो है एजेंसी है। हाँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये आपकी जो छोटी-सी डिजिटल एजेंसी है, इसका कोई नाम? एएच मार्केटिंग के नाम से है। इसकी वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी एएच मार्केटिंग। ओके, दैट इज़ ग्रेट। एएच मार्केटिंग के नाम से है। तो एक टिप या एक एडवाइस जो आप बिगिनर फ्रीलांसर्स को देंगे कि भाई ये चीज़ है यहाँ पे, मतलब ऐसे आप करो, ऐसे ना करो। क्योंकि डिफरेंट जैसे होते हैं ओपिनियंस, कुछ फ्रीलांसर्स बोलते हैं आप फाइवर पे जाओ या अपवर्क पे जाओ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाओ। और जैसे कि मैं बोलती हूँ सोशल मीडिया की तरफ आओ। तो आप क्या सजेशन देते हैं न्यू बिगिनर फ्रीलांसर्स को? सबसे पहले तो ये है कि कोई भी स्किल सीखना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता है। हर इंसान जो है वो स्किल सीख लेता है। मगर जो सबसे ज़्यादा चीज़ लैक करते हैं ना, वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इतना अप टू द मार्क रखना है कि कोई भी क्लाइंट का काम अगर अब मेरे साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने काम ठीक नहीं भी किया क्लाइंट का, मगर मैंने उनसे बात इस तरह से की, दे वर स्टिल विलिंग टू पे मी और उन्होंने मेरे से दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं यार आप ही काम करो, दोबारा करो। उन्होंने मुझे मतलब समझाया कि नहीं, इन्फोग्राफिक्स ही मेरे पास एक शुरू में क्लाइंट आए थे, उनका मैंने काम बिल्कुल ख़राब किया।
और मेरे नई अकाउंट है, मुझे बहुत डर था कि यार शायद मुझे रिव्यू गलत ना दे दे, खराब रिव्यू। तो मैंने कहा कि आई विल रिफंड यू, या मैं आपके लिए बार बार बनाऊंगा, आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे मैं तब तक बनाऊंगा, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज मेरे साथ। तो मतलब मैंने उनसे बात इस तरीके से की कि उन्होंने कहा कि नहीं, यू आर गोना डू ऑल द वर्क, डोंट वरी, टेक योर टाइम, और ये वो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नंबर वन। नंबर टू ये कि आप किसी के पास एम्प्लॉयड तो नहीं है, लेकिन आप किसी काम करें, मतलब यू आर द वन हुज गेटिंग पेड। तो आपने उनसे बात इस तरह से नहीं करनी है कि, क्योंकि हमारे लोगों का जो बहुत इशू होता है कि कोई भी बात हुई है तो कि मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जो भी पाकिस्तानी माइंडसेट होता है, तो उस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं रखनी है। आप लोगों के साथ काम करें तो उनके हिसाब से चलें। और दूसरी तीसरी चीज़, सोशल मीडिया पे आए, फाइवर पे आए, ये है कि जब भी कोई भी काम सीखे ना, तो उसके ऊपर पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें। अब बहुत ज़्यादा फेसबुक ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे जिनके पास काम है, तो आप उनके पास, आप वहाँ जा, मतलब जैसे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई फेसबुक ग्रुप जाकर ज्वाइन करें, और वहाँ पर एक अपना जो भी आप काम, कोई भी काम करके ना अपलोड करते रहें, और वहाँ पे जो है वो इस तरह, ताकि लोग अच्छे आती है, और उनके लिए फ्री में काम करें, ताकि आपकी अपनी एक्सपर्टीज गेन हो, आपको मजीद एक्सपीरियंस, और वंस यू डन विद दैट, तो तब ऑन टू गेटिंग पेड, और तब आप फाइवर या पर जो भी, हर एक का अपना मिजाज होता है, किसी के लिए फाइवर ठीक होता है, किसी के लिए अपर ठीक होता है, तो जो आपको ठीक लगता है फिर उस पर जाए। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ट्रू। तो एक और चीज जो मुझे पूछनी है कि बेसिकली आपने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी की, अब आपको माशाल्लाह से आई थिंक 3 साल हो गया फ्रीलांसिंग करते हुए, तकरीबन राइट? जी, जी। हाँ। तो एक कौन सा एक फेज था जो आपको, आप समझते हैं आपके लिए बहुत डाउनफॉल फेज था, या आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गए थे, यू फेल्ट लाइक आई शुड जस्ट गिव अप नाउ एट दिस पॉइंट? वो यही था कि जैसे लोगों के लिए डाउनफॉल और गिव अप वाला फेज वो होता है कि जब ना काम नहीं आ रहा होता, या ये मेरा वो फेज तब था जब बहुत ज्यादा काम आ रहा था और मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगा था। मैंने कहा कि यार मैं तो फंस ही गया हूँ पूरा दिन लैपटॉप के आगे क्योंकि मैं इस तरह मैं फुटबॉल खेलता हूँ, उसके अलावा दोस्तों के साथ बाहर जाना, टाइम जाया करना, ये चीजें मुझे बहुत पसंद है। तो जब वो सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, तो मैंने कहा कि यार ये क्या, मैंने नहीं करना है। और मैंने तकरीबन वैसे मैंने एक तरह से छोड़ ही दिया था, और जो मेरे मेरे फाइवर पर जो 2 3 4 ऑर्डर्स आए हुए थे, उनका काम जो है वो मेरे भाई ने खुद करके सबमिट कराया, और फिर मुझे मेरे भाई ने और मेरे चाचू ने समझाया कि यार ऐसे ना कर, कुछ कुछ हो ना। फिर मैंने खैर आउटसोर्सिंग वगैरह स्टार्ट की, और फिर जब आउटसोर्सिंग स्टार्ट की तो वो डाउनफॉल से और डीमोटिवेशन से एकदम से बहुत ज्यादा मोटिवेशन हुई कि यार अच्छा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन करके सारा का सारा काम किसी से करवा के कर सकता हूँ, तो ये तो बड़े मजे की चीज होगी है। Exactly, obviously, outsourcing is a good thing, which I think a lot of freelancers don't know of this trick yet. बिल्कुल, ये है। बिल्कुल। One more thing, I like that you mentioned कि आप कभी कभार क्लाइंट का काम मैसअप कर जाते हो, वरना कभी कभार फ्रीलांसर्स ना अपने आप को इतना परफेक्ट शो करते हैं कि भाई उन्होंने तो आज तक एक गलती नहीं की, सारे क्लाइंट परफेक्ट है। तो व्हाट इज, मतलब आपने क्लाइंट का काम, जैसे आपने कहा मैसअप भी किया, मैंने भी किया मैसअप क्लाइंट का काम काफी टाइम पे, तो फिर भी उसके बाद ना थोड़ी सी डिमोटिवेशन हो जाती है इंसान को कि नहीं यार, मतलब मैंने क्लाइंट का काम खराब कर दिया, ही इज द वन पेइंग मी, उसका मतलब काम खराब हो गया है। तो उसके बाद आपने अपने आप को रेडी कैसे किया, या उस क्लाइंट को फेस कैसे किया, उस या क्लाइंट को फेस ओवरकम कैसे किया उसको? उस क्लाइंट को फेस ऐसे किया कि क्लाइंट के साथ ना, अभी थोड़ी सी रिलीजियस बात भी है यहाँ पर कि यार जो भी हो जाए ना सच बोलो। क्लाइंट को मैंने सच बोला कि यार देखें ऐसी ऐसी बात है, आई डिड माई वर्क, मैंने पूरी मेहनत से आपका काम किया है, बट ये थोड़ा सा मसला यहाँ पर आ रहा है। तो अब आप, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपने क्लाइंट को जो है ना वो गिव देम द अथॉरिटी कि आप, आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं तो आई हैव नो इशू इन री डूइंग ऑल द वर्क, मैं सारा काम दोबारा कर दूंगा, या अगर आप मुझे पे नहीं करना चाहते हैं तो दैट्स नो इशू, मैं इस तरह कर दूंगा। और उस क्लाइंट से आपने किसी तरह से भी जब आपने कम ओवर कर लिया, तो उसके बाद आपने देखें कि आपने क्या गलती की। और आई थिंक कि काम जो है वो खराब हो तो एक तरह से अच्छी बात है कि आप ये गलतियों से इंसान सीखता है। तो गलती जब आपने कर ली, तो अब अगली दफा आपको पता हो कि यार नहीं, मैंने पिछली दफा ये गलती की थी और इससे खराब हुआ, तो इस दफा नहीं करना। तो वो एक तरह से आपकी स्किल को इम्प्रूव करने में जो है हेल्प करता है। एग्जैक्टली, वरना आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, वही वाली बात है। बिल्कुल। आपने कहा आपने रिसेंटली यूट्यूब स्टार्ट किया, और रिसेंटली आपने टिकटॉक भी हाँ, स्टार्ट किया, मैंने भी आपको टिकटॉक से अप्रोच किया। तो बेसिकली यूट्यूब स्टार्ट करने की मोटिवेशन क्या हुई? यूट्यूब स्टार्ट करने का कोई इनिशियल प्लान तो नहीं था।
हुआ ये कि टिकटॉक का, क्योंकि मुझे एल्गोरिथम पता था और वो काफ़ी मज़ेदार था कि क्योंकि टिकटॉक यूट्यूब पे तो जैसे आपको खुद अपनी एसईओ अपनी रैंकिंग वगैरह सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो टिकटॉक से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि टिकटॉक पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि टिकटॉक पर टिकटॉक का एल्गोरिथम यूँ है कि वो खुद आपकी वीडियो को जो है फॉर यू पे लेकर आता है। अगर उस पर आप सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं उनको सही तरीके से करो, तो वो आपकी खुद हर हर यूज़र को वो है मौका देता है एक दो वीडियोस का उसको लाने का फॉर यू पे लाके। तो ऐसे ही मैंने, क्योंकि जब ये चीज़ देखी कि टिकटॉक के ऊपर इस तरह का कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है जो कि इस तरह नॉलेज वाला कंटेंट बना रहा हो या कोई ऐसा कंटेंट बना रहा हो जिसमें लोगों की लर्निंग हो रही हो और कोई ऐसी चीज़ जो उनके काम आ सके, बस यही स्लो मोज वगैरह चीज़ें चल रही हैं। तो तब मैंने टिकटॉक पर वीडियो डालना स्टार्ट की। और 2 दिन के बाद तीसरे दिन जब मैं सो कर उठा तो देखा कि कोई एक दो वीडियो जो है वो वायरल हो गई थी, फॉर यू पर चली गई थी और उन पर अच्छे व्यूज़ 1.5 2 लाख व्यूज़ आ गए थे और काफ़ी इनको थी इंस्टाग्राम पर भी। तो तब मैंने फिर तभी खैर मैंने उसके बाद ही इंस्टाग्राम उसके साथ बनाकर एक लिंक किया और उस पर फिर काफ़ी मैसेजेस आना शुरू हो गए। फिर मैंने टिकटॉक पर रेगुलर कंटेंट डालने लग गया, तो मैसेज आते थे कि यूट्यूब पर इसके बारे में पूरी वीडियो बना के डालें, पूरी वीडियो बना के डालें। तो तब जो है मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट किया और उसके बारे में मेरा प्लान तो नहीं था कि मैं इतनी बेसिक चीज़ें कवर करूंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फाइवर का क्या होता है, ये वो। मेरा इनिशियल प्लान नहीं था कि सारी चीज़ें कवर करूंगा, लेकिन वो भी करनी पड़ी क्योंकि काफ़ी लोग यही पूछते थे कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, क्योंकि टिकटॉक पर हर किस्म की ऑडियंस है जी। इस्लामाबाद की ऑडियंस भी है और किसी गांव की ऑडियंस भी है, टिकटॉक पर हर किस्म की ऑडियंस है। तो फिर उनके लिए वो चीज़ भी ज़रूरी थी, लेकिन बेसिकली गोल के एक्टर बनने के बाद क्या करें, 8 10 घंटे दिन में आप काम करें, उसके बाद आपने अपने आप को अपसेल कैसे करना है, अपग्रेड कैसे करना है, अपस्केल कैसे करना है और मजीद नई स्किल्स बताऊं जो आने वाले टाइम की स्किल्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो कर रही हैं। तो ये मेरा गोल है यूट्यूब का। दैट्स ग्रेट। और मतलब आपके अपने कोई अपनी ही नीचे रेडिट फेवरेट यूट्यूबर्स या कोई इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे? यूट्यूबर्स में शाम सरवर साहब हैं, सनी अली साहब हैं, सुभान तारिक हैं और आज़ाद चाय वाला जिनको काफ़ी कंट्रोवर्शियल आती है लेकिन वो हैं। और ठीक है। तो मतलब आपकी फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग करते हैं, तो ये फ्रेंड के साथ टाइम मैनेजमेंट करना और फैमिली के साथ टाइम मैनेजमेंट करना, इसको आप फिर ये कैसे इस हैंडल करते हैं? पहले तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, जब काम बहुत ज़्यादा हो गया था, डेली 8 10 घंटे बिल्कुल नहीं हो रहा था। और उसके बाद जब मैंने आउटसोर्सिंग वगैरह स्टार्ट किया, अपस्किलिंग स्टार्ट की और एजेंसी की तरफ मूव करना शुरू किया, तो तब जो है वो अब दिन में बहुत 2 2.5 3 घंटे, और वो आप फ़ोन से भी कर रहे थे क्योंकि आपके क्लाइंट से कम्युनिकेशन करनी होती है और अपनी टीम से कम्युनिकेशन करनी होती है, तो वो आप फ़ोन थ्रू भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली। तो नहीं कभी आपने आपके अपने दोस्त ने अप्रोच किया कि यार हमें भी सिखा दो, खुद तो कमाने में लग गए हो या ऐसा कुछ? मेरे क्योंकि मैंने जब टिकटॉक स्टार्ट किया था तो मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं ऐसे टिकटॉक बना रहा हूँ ये वो, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे ऐसे फ़ोन किया है, मैसेज किया कि हाँ भाई बड़ी सेलिब्रिटी हो गई हो ये हो। तो इस तरह से फिर दोस्तों ने कुछ नहीं बताया कि यार ये क्या सीन है, थोड़ा बता ये वो। तो उनको भी मैंने यही कहा कि भाई यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल दी है, जाके देख लो। सही बात है, यूट्यूब पे ग्रो करें साथ साथ में। अच्छा तो बेसिकली मतलब, अच्छा सिनान, तो बेसिकली लाइक जो फ्रीलांसर्स आके जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमें क्लाइंट नहीं मिले, फ्रीलांसिंग को बिल्कुल ही छोड़ देते, तो उनके लिए मतलब आप क्या एडवाइस देंगे, या कितना टाइम ड्यूरेशन उनको एटलीस्ट वेट करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि मेरा ये आपसे ही टॉकिंग अबाउट फाइवर, अगर आप सही तरीके से विद द राइट स्ट्रेटजीज फाइवर पर काम करें तो आई डोंट थिंक कि महीने 1.5 महीने के अंदर आपको पहला ऑर्डर नहीं मिलेगा। आपको आसानी से पहला ऑर्डर मिल जाता होता है, मतलब आप पर भी अगर आप करें तो अगर आप राइट स्ट्रेटजी को यूज़ करें, सही तरीके से काम करें तो आपको जल्दी पहला ऑर्डर, मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि किसी को भी पहला ऑर्डर मिल जाएगा अगर वो ठीक तरीके से करे। लेकिन अगर नहीं भी मिला तो कुछ लोगों को 1 हफ्ते में पहला ऑर्डर मिल जाता है, कुछ लोगों को 2 3 महीने लग जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज द की। और आपके अंदर मतलब जब आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए कि आपने फ्रीलांसिंग क्यों करनी है या आपने कोई भी काम के लिए क्यों करना है, जब आपकी रीजन आपके सामने क्लियर हो कि यार आपकी कोई फाइनेंशियल नीड है या आपने कोई अपनी कुछ और अचीव करना है, जो भी जब आपकी वजह क्लियर हो के, फिर तो कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता ना कि यार छोड़ देता हूँ, फिर तो छोड़ देने का ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि जब आपको पता होता है कि मैंने ये इस वजह से करना ही करना है जिसके लिए ये जरूरी है, तो फिर 1 हफ्ते लगे, 1 महीने लगे, 3 महीने लगे, नो वरीज। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी अचीवमेंट देखते हैं कि भाई ये बंदा यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन उसकी जो बैक हैंड पे मेहनत होती है या स्टोरी होती है वो कभी नहीं देख रहे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो उस पर
पर आपका क्या कहना है कि मतलब आपकी कितने महीने की मेहनत थी जिससे जाके अब आपको माशाल्लाह से अजर मिल रहा है? शुरू में बहुत ज़्यादा वो था, बहुत यूं था कि मुझे पहला ऑर्डर मिला था फाइवर पर तकरीबन महीने के अंदर अंदर ही मिल गया था। लेकिन ये होता है कि पहला सबसे पहली चीज़ तो स्किल सीखना सिंपल है पर आसान नहीं है। उसके बाद जब आप जब किसी जब खास तौर पे जब कोई पहला हाई पेइंग क्लाइंट मिलता है जो आपको 200-300 डॉलर दे रहा होता है, 500 डॉलर दे रहा होता है, तो वो एक नर्वसनेस होती है कि यार काम खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत चीजें होती हैं। उसके अलावा मतलब शुरू में मेरे पास मैं एक डेल का कंप्यूटर था मेरे पास पुराना सा, और वो इतना स्लो था कि मतलब काफी चीजें को देखना होता है, कोई भी ऐसा आके नहीं छा जाता, हर एक के पहले देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। तो लेकिन वंस यू स्टार्ट मतलब इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है फ्रीलांसिंग मेरी नज़र में। अगर आप ठीक स्ट्रेटजी से कंसिस्टेंसी से काम करते रहें तो ये नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेंगे, लेकिन कोई इतना टाइम ही लगेगा कि आपको साल 2 साल 3 साल लगे। मेरा मानना है कि अगर आप सही तरीके से कंसिस्टेंसी से अच्छी स्किल सेट के साथ और अच्छी कम्युनिकेशन से 6 महीने भी लगातार फ्रीलांसिंग कर लें तो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन विद इन 6 मंथ्स। एग्जैक्टली। कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन ना उनके पीछे से माइंडसेट ये होता है कि भाई हमारे पास बेस्ट लैपटॉप हो, बेस्ट मोबाइल हो, बेस्ट सॉफ्टवेयर हो। तो डू यू थिंक दैट इज नेसेसरी? No, that is not at all an element in becoming a successful freelancer. मैंने जब पहले बताया कि मेरा इतना वो फजूल सा लैपटॉप कंप्यूटर था, बट मैं तो उसको फजूल नहीं कहूँगा, इट हेल्प मी हंट माय फर्स्ट क्लाइंट, और मैंने उससे काफ़ी चीज़ें सीखी। लेकिन इट डज नॉट मैटर, क्योंकि क्लाइंट को बैक एंड पे आपका पोर्टफोलियो नजर आ रहा है, उसको ये नहीं नजर आ रहा कि आप कौन से लैपटॉप या कौन से कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। आपका पोर्टफोलियो वगैरह ठीक होना चाहिए। तो दूसरी चीजें ऑब्वियसली आपकी जो मैटर करती हैं कि काम स्टक हो रहा है, स्लो हो रहा है, मगर थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा आपके अच्छे लाइन जो थोड़ा सा आपके पैसे बढ़ने स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहले री इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, गेट योर सेल्फ अ गुड लैपटॉप एंड मूव ऑन। माय ओपिनियन वो लोग सिर्फ एक बहाना होते हैं बिल्कुल हाँ, ना काम करने ना काम करने का बहाना होता का। हाँ, एज यू मेंशन्ड बिफोर एज वेल, कम्युनिकेशन बहुत मैक्सिमम पार्ट प्ले है, करती है बहुत इन मैक्सिमम लाइक पार्ट इन फ्रीलांसिंग, इन गेटिंग अ क्लाइंट। आई फील लाइक 60% आपकी कम्युनिकेशन होती है और 40% आपका वर्क होता है। डू यू एग्री विद दैट? I'd say 60% से भी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि कभी कई दफा ऐसा होता है कि शुरू शुरू में आप काम खराब भी कर देते हैं, लेकिन आपको अगर क्लाइंट से बात करनी आती हो तो आपका खराब काम भी जो है दे रेडी टू एक्सेप्ट इट। और लेकिन हाँ ऑब्वियसली आपको कोई सर्विस आती होगी, स्किल आती होगी, तभी तो आप उसके बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन 60-40 नहीं, मैं शायद 70-80 कह दूंगा या 80-20 कह दूंगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं, आई नो पर्सनली, जो लोग फ्रीलांसिंग में नए नए आए होते हैं, अब उनका ये सीन होता है कि उनको क्लाइंट मिला, मतलब उनको क्लाइंट ने अप्रोच किया, वो लोग उसी वक्त मीटिंग मतलब मीटिंग करने के लिए उसी वक्त रेडी होते हैं ऑन स्पॉट। डू यू थिंक दैट इज अ गुड स्ट्रेटेजी टू मतलब गो विद अ क्लाइंट, कि फॉरेन क्लाइंट मिले और आप फॉरेन मीटिंग कर लो, नहीं, उसी वक्त आप उसको शो करो कि आप अवेलेबल हो? क्लाइंट के सामने आपने बिल्कुल बिच भी नहीं जाना कि उसको लगे कि ये तो बस इसके पास तो और भी काम नहीं है, और ऐसी भी नहीं होना कि क्लाइंट को लगे कि यार ये तो बहुत ही मसरूफ आदमी है, पता नहीं मेरा काम कर सकेगा अभी नहीं कर सकेगा, सही से करेगा नहीं करेगा। तो आप क्लाइंट से बात की आपने, क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया मीटिंग के लिए, आप सिर्फ इस तरह कैटर करें कि दैट्स वंडरफुल, लेट मी नो व्हेनेवर वी कैन हैव द मीटिंग। तो क्लाइंट के ऊपर उसको छोड़ दें, वो अगर 2 घंटे बात करना चाहता है, उसी दिन रात को करना चाहता है, 2 दिन बाद करना चाहता है, क्लाइंट के ऊपर छोड़ दें। Exactly. And one thing which I from freelancing, and I think you'd agree with it, कि आपने ये नहीं शो करना कि क्लाइंट आपकी नीड है, क्योंकि बेसिकली आप भी इन अ सेंस क्लाइंट की नीड है। तो यू डोंट हैव टू शो लाइक कि क्लाइंट आपकी नीड है और आप उसके जाके मतलब लाइक बेसिकली उनसे परसुएड करो कि हमें रखते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट। One more thing, I feel like thing a lot of freelancers lack is they don't make their portfolio from the start. तो जो बंदा जिसके पास अभी क्लाइंट नहीं है या जो क्लाइंट नहीं करा पा रहा, तो वो अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए? बहुत लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं जब मेरे पास क्लाइंट ही नहीं है। तेरा सोशल प्रेजेंस जो है ना वो शुरू से साथ साथ बनाते रखा, वो फेसबुक से कंपेन बनाए, अपनी सोशल प्रेजेंस से क्रिएट कर लें। वो ऐसे लिंक्डइन बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर शुरू से स्टार्ट करें,
और ये अपना जो पर्सनल जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट है वो कभी क्लाइंट के साथ शेयर ना करें। एक अलग से अकाउंट बना लें, एक सोशल हैंडल बना लें अपने वर्क से रिलेटेड सिर्फ। और उसके अलावा जब आपको थोड़े बहुत क्लाइंट स्टार्ट हो जाए ये वो, तो वेबसाइट की तरफ जरूर मूव करें। बेशक अगर आप एजेंसी पे अभी कन्वर्ट नहीं भी करें तो वेबसाइट अपनी हिसाब से बनाते रखें, उसके ऊपर क्लाइंट डिस्क्लोज ना करें, मगर किस क्लाइंट के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, किस क्लाइंट का क्या इशू था, उसका क्या प्रॉब्लम थी, उसको आपने कैसे सॉल्व किया, ये सारे तरीके जो हैं ये अब आप जब आप अपने प्रोफेशनल फेसबुक, प्रोफेशनल इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और वेबसाइट पर डालते रहेंगे तो आपके पास बहुत सारी मजीद क्लाइंट्स आ जाएंगे जब जिनका सिमिलर प्रॉब्लम होगा, वो आपके पास आएंगे कि यार अच्छा आप उसके लिए ऐसा सिमिलर, एक मैंने आपकी केस लिए देखी तो मेरा भी आई एम फेसिंग अ सिमिलर इशू, तो प्लीज हेल्प मी आउट विद इट। ओके, द क्वेश्चन दैट आई हैव इज कि फॉर एग्जांपल मतलब एक बहुत मैंने आपके फेलियर से पूछ लिया, आपके कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लिए कि आपने क्या हार्डशिप्स फेस की, तो व्हाट वाज लाइक दैट अचीवमेंट ऑफ योर्स कि आपने वो अचीवमेंट अचीव करके क्लाइंट के काम पे कि कहा हो यार ये काम मैंने किया है, ये मेरे हाथों के हुआ काम है, वो वाज दैट अचीवमेंट ऑफ योर्स? कुछ ऐसे वो मेरे सबसे पहले क्लाइंट जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो उनके लिए एक फेसबुक ग्रुप था कैनेडियन बेस्ड, और वो उस पे हेल्थ टिप्स और जिन लोगों को शुगर के इशू है ये वो, मतलब उनकी एक एनपीओ थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो उससे अर्निंग कर रही थी, वो जस्ट एक अच्छी नीयत से किसी वो इस तरह उनका कोई अर्निंग का वो सोर्स नहीं था, वो उस पे काम कर रही थी। तो उसको इंटायरली मैंने उनके फेसबुक ग्रुप को कन्वर्ट किया, उनकी मैंने सोशल प्रेजेंस क्रिएट की, फेसबुक पर उनका पेज बनाया, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पर उनका पेज बनाया, उसके बाद उसके ऊपर फॉलोअर्स आया, उसका मतलब उसका ब्रांड लोगो क्रिएट करने से उसके ऊपर क्लाइंट्स लेके आने तक, उसके ऊपर मीटिंग्स फिक्स करने तक, क्लाइंट से कम्युनिकेशन वगैरह, ये सारा कुछ मैंने हैंडल किया। और उस टाइम उनके फेसबुक ग्रुप में हार्डली शायद 221 222 इस तरह मेंबर्स थे, और अब उनके फेसबुक पेज पर पता नहीं कोई 50,000 प्लस लाइक्स हैं, और इंस्टाग्राम पर भी उनके बहुत अच्छी 32,000 उनके फॉलोअर्स हैं। और अब माशाल्लाह वो एक बहुत बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी हैं इन द पास्ट 2.5 years. Okay, that's awesome, mashallah. So with that all being said, I think this is enough for a new freelancer to get inspired, yeah, to start their own career. One more advice you would give someone like who is willing to start their career before ending the podcast? कीप योर वाई क्लियर। आप कोई भी काम क्यों शुरू कर रहे हैं ना, अपनी क्यों को क्लियर रखना है, कि जब आपको पता होगा ना कि यार मैं इस वजह से कर रहा हूँ, तो आपको फिर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि हाँ एवरीवन हैज डेज कि जब आपका यू डोंट फील लाइक वर्किंग, ये वो, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जब आप ये चीज फिर नहीं होगी कि अच्छा नहीं करता, छोड़ देता हूँ, ये वो सवाल ही नहीं पैदा होगा, क्योंकि जब आपकी वाई क्लियर है, आपका क्यों क्लियर है कि यार मैंने इस वजह से ये काम करना ही करना है, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा छोड़ने का या ना करने का। Exactly. I feel like the first step might be the hardest to take, लेकिन उसके बाद आपकी continuous flow आ जाता है, and from one step to another step आप पता भी नहीं चलता आप कैसे पूरा path walk कर लेते हैं. बिल्कुल, just focus on your next step. Exactly. And before leaving, can you also tell us कि आप कोई अपनी to do list बनाते हैं या daily आप अपना note down करते हैं कि मैंने इतना target achieve करना है, या just randomly you get up and do the work? नहीं, मैं अपने फोन पर मैं उस चीज को मेंशन करता हूँ, तो मैं अपने फोन पर रिमाइंडर सेट कर लेता हूँ कि मैंने कल क्या करना है, क्या और परसों क्या करना है। और उसके अलावा मतलब वो तो क्लाइंट्स का मैं सेटअप करता हूँ कि मैंने ये काम करने हैं और उससे ये कम्युनिकेशन करनी है। उसके अलावा अपनी एक टू डू लिस्ट जो है कि मैंने इस हफ्ते के अंदर अंदर, वो खैर मैंने अभी अब कभी कभी कर लेता हूँ कि मैंने यूट्यूब पर इस टॉपिक पर वीडियो बना के डालनी है, या मैंने टिकटॉक पर इससे रिलेटेड वीडियो बना के डालनी है, या उसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट पर ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा बहुत प्लान करके चलता हूँ। Exactly. And I think the conclusion of this whole podcast and what I learned and what I think all freelancers out there also learned is कि freelancing सिर्फ आपके skill पे based नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो कि freelancing सिखा रहे हैं, skill सिखा रहे हैं, लेकिन a good percentage, more than half of the percentage of freelancing depends on communication and time management. Exactly. अगर आप इन दोनों में expert बन जाते हैं, अगर आप इन दोनों का skill grab कर लेते हैं, I think anyone out there can start freelancing. बिल्कुल। And again, thank you, Sinan, for being here and giving us your time and just sharing your knowledge and inspiring others to start their own freelancing career. Thank you. Allah Hafiz.